आज हमारी क्लास है ऑब्जेक्टिव टाइप। आज जो हम क्लास करेंगे, हमने दो चैप्टर पढ़ लिए थे, आवेश आवेश की आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास। तो जो आज की क्लास होगी वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसके अंदर है। इसमें से लगभग एक या दो क्वेश्चन हर बार पेपर में से पूछ लिया जाता है। भाई आवेश क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति को, भाई आवेश का खोज किसने की। तो हमारा चैप्टर था आवेश, चार्ज। तो इसकी थ्योरी की क्लास हमने पढ़ ली थी। आज हम इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। आज जो हम क्वेश्चन करें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, भाई आवेश की उत्पत्ति कब हुई थी। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, आवेश की उत्पत्ति कब हुई थी। ऑप्शन ए है लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी है लगभग 1500 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी है लगभग 1000 वर्ष पूर्व और डी ऑप्शन है लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो हमारे आवेश की उत्पत्ति कब हुई थी। तो ये हमारे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लगभग 2500, दूसरा 1500, तीसरा 1000 और चौथा है 2000। तो आवेश की उत्पत्ति आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी, आवेश की उत्पत्ति आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। और इसकी उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है, थेल्स नामक वैज्ञानिक को। किसको, थेल्स वैज्ञानिक ने। किसने की थी, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। उसने क्या करा भाई, अंबर या कैरवा नामक पदार्थ को रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़ा था। तो उसने क्या देखा था भाई, कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसकी ओर क्या हो गए थे, आकर्षित हो गए। तो आवेश की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी, 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। और उसकी उत्पत्ति किसने की थी, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, आवेश की उत्पत्ति कब हुई थी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, और थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, उसकी उत्पत्ति की थी। अगला क्वेश्चन हमारा भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक की खोज किसने की थी। किसकी, तड़ित चालक की। तड़ित चालक का मतलब होता है भाई लाइटनिंग अरेस्टर। क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर, जो आसमानी बिजली से उपकरणों को क्या करता है, बचाता है। उसको हम क्या कहते हैं भाई, तड़ित चालक या लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी, तो तड़ित चालक यंत्र की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है थेल्स ने, ऑप्शन बी है बेंजामिन ने, ऑप्शन सी है न्यूटन ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तड़ित चालक यंत्र की खोज किसने की थी, तड़ित चालक यंत्र की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पूछ लिया जाता भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ का था। तो ये अमेरिका का क्या था, कहाँ का वैज्ञानिक था, अमेरिका का वैज्ञानिक था। कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने क्या की थी, तड़ित चालक यंत्र की खोज की थी। और तड़ित चालक यंत्र किसका बना होता है, तो तड़ित चालक यंत्र किसका बना होता है, तांबा का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर। किसका बना होता है, कॉपर का। तो ये क्वेश्चन से हमने दो तीन क्वेश्चन और बना लिए भाई। थेल्स नामक, बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ का वैज्ञानिक था, अमेरिका का। इसने किसकी खोज की थी, तड़ित चालक यंत्र की खोज की थी। और जो तड़ित चालक यंत्र वो किस धातु का बना होता है, तो किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। धारा को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और करंट क्या होता है भाई, हमने पढ़ा था किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का गुजरना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो हमारे ऑप्शन है प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण और इलेक्ट्रॉन के कारण। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, जो है विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है, किसी भी विद्युत सर्किट के अंदर है विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई,
हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट कहलाता है। क्या भाई? हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है? पहला है चरण विभव, दूसरा है स्पर्श विभव, तीसरा है टंगे विभव और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाली धारा या करंट को हम क्या कहते हैं? पहला है चरण विभव, दूसरा है स्पर्श विभव, तीसरा है टंगे विभव। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? जब हाथ से हाथ में धारा प्रवाहित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? स्पर्श विभव। मतलब एक के छूने से दूसरे के अंदर क्या जा रहा है? विभव जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? स्पर्श विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श विभव कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, अगला क्वेश्चन क्या हमारा भाई? अगला क्वेश्चन है बिजली की गति कितनी होती है? विद्युत की गति कितनी होती है? तो विद्युत की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2,97,000 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तीसरा है 1,75,000 किलोमीटर पर सेकंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारी विद्युत धारा की चाल कितनी होती है? हमारी विद्युत धारा की चाल कितनी होती है? 2,97,000 कितनी होती है? 2,97,000 किलोमीटर पर सेकंड या 1,86,000 मील पर सेकंड, या क्या होती हुई? 1,86,000 मील पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 1,86,000 पर मील सेकंड होती है हमारी विद्युत की चाल। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन भाई, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर स्थिर आवेश उत्पन्न होता है, किस विधि के कारण होता है भाई ये? क्वेश्चन हमारा भी, दो वस्तुओं को आपस में स्थिर रगड़ने से स्थिर आवेश उत्पन्न होता है, किसके कारण? ये पूछ रहा भाई, जो जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें स्थिर आवेश पैदा होता है। कौन सा? स्थिर आवेश उत्पन्न होता है। तो ये पूछ रहा भाई वो स्थिर आवेश उत्पन्न होता है वो किस विधि के कारण होता है? तो पहली भाई घर्षण विधि, दूसरी है चालन विधि और तीसरी है प्रेरण विधि और चौथी है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? घर्षण। क्या कहते हैं? घर्षण। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर आवेश उत्पन्न कहते हैं। और ये किसके कारण होता है? घर्षण। अब बात आती हुई चालन की। एक वस्तु का चार्ज या आवेश दूसरे में चले जाना, एक वस्तु का चार्ज दूसरी वस्तु में चले जाना क्या कहलाता है? चालन द्वारा। तो ये एक वस्तु को हमने चार्ज किया तो दूसरी वस्तु के अंदर उसका क्या चला गया? चार्ज चला गया। तीसरी भाई प्रेरण। प्रेरण में क्या होता है? जब दो वस्तुओं को बिना संपर्कित किए एक का आवेश दूसरे के अंदर चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? प्रेरण विधि कहते हैं। और इसी से हमारे क्या चलते भाई? मोटर चलती है, जनरेटर चलता है और ट्रांसफॉर्मर, सारे इसी के ऊपर काम करते हैं भाई। हम एक वस्तु को क्या कर देते हैं? चार्ज देते हैं और प्रेरण गुण के कारण एक वस्तु का चार्ज बिना किसी संपर्क के दूसरे के अंदर चले जाना क्या कहलाता है? प्रेरण विधि कहलाता है। तो ये तीन विधि है। एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? 3 क्वेश्चन पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, अगला क्वेश्चन भाई, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को कहा जाता है भाई? 1 सेकंड के लिए 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या बराबर आई टी कहते हैं, क्या बराबर आई बी कहते हैं, क्या बराबर एस टी कहते हैं और डी ऑप्शन है क्या बटे आई टी कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को हम क्या कहते हैं भाई? तो हम कहते हैं भाई आवेश जो होता है वो किस किस का होता है? करंट और टाइम का
टाइम की क्या होती है, गुणा होती है क्यू बराबर आई टी। क्यू का मतलब है आवेश या चार्ज, आई का मतलब है धारा और टी का मतलब है समय। क्या है, टी का मतलब क्या है, समय है। तो एक सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है भाई आवेश बराबर में धारा गुणा में समय। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, अगला हमारा एक भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 2 मिनट में 20 एम्पीयर का करंट प्रवाहित होने पर कुल कितना चार्ज प्रवाहित होगा। ये पूछ रहा भाई हमने किसी सर्किट के अंदर 2 मिनट के लिए 20 एम्पीयर का धारा गुजारी है। क्या है, 2 मिनट के अंदर किसी सर्किट में हमने 20 एम्पीयर की क्या की है, धारा गुजारी है। तो पूछ रहा भाई उस दौरान जो हमारा सर्किट है उसके अंदर कितना चार्ज उत्पन्न होगा। तो हमें पता भाई कितना होगा, हमने फॉर्मूला पता भाई, चार्ज निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, क्यू बराबर है आई टी। तो ऑप्शन दी हुए इसमें भाई 40 गुलाम, 240 गुलाम, 2400 गुलाम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हम पढ़ लेते भाई क्यू क्या है। क्यू निकालने का भाई आई का मतलब क्या है, कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ हमें 20 एम्पियर और समय में दिया भाई, समय कितना दिया है 2 मिनट। कितना दिया समय, 2 मिनट दिया है। इस मिनट को हमने किस में बदलना होता है भाई, सेकंड के, और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है 60, तो 2 में कितनी हो जाएगी 120 सेकंड होगी। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, क्यू का मान निकाल सकते हैं। क्यू बराबर क्या था आई टी, आई का मान कितना है 20 है और टी का मान कितना है 120 है। तो गुणा कर दो भाई इसकी, 12 दूनी 24, क्या हो गए 12 दूनी 24, 1 0 ये और 1 0 ये, तो कितना हो गया भाई, क्या बराबर क्या आ गया 40 गुलाम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या भाई सही है। जब 2 मिनट के अंदर 20 एम्पीयर की धारा किसी सर्किट में गुजरती तो कितना चार्ज उत्पन्न होता है, तो 2400 गुलाम चार्ज क्या होता है उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन अभी हमारा है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। ये पूछ रहा भाई विद्युत आवेश की एसआई यूनिट पूछ रहा भाई क्या है, एसआई यूनिट पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है कुलाम्ब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती भाई, जूल किसकी होती है, जूल होती है, हमें पता भाई जूल किसकी इकाई होती है, कार्य की। किसकी होती है, कार्य की। ऑप्शन बी है प्रतिरोध, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है भाई, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओहम होती है। क्या होती है, ओहम होती है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओहम होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, कुलाम्ब। क्या भाई विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, कुलाम्ब होती है। अगला क्वेश्चन भाई हमारा है, आवेश की सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। और ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा हुआ था भाई, सीजीएस का मतलब क्या होता है, तो सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये क्वेश्चन लाइनमैन के पेपर में जो पीछे पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था भाई सीजीएस की का मतलब क्या होता है, तो सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। क्वेश्चन दे रखा तो क्वेश्चन के नीचे ही सीधा उसका क्या दिया होता आंसर। आवेश की सीजीएस मात्रक क्या होता, तो ईएसयू, ईएससी, ईबीके, ईएसयू, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा होता है भाई, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है आवेश का, ईएसयू। क्या होता है, ईएसयू क्या होता है, इसका सीजीएस मात्रक होता है किसका, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है ईएसयू। और ईएसयू की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसकी फुल फॉर्म है किसकी, ईएसयू की फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। अब पूछा जाता भाई एक गुलाम बराबर में कितने ईएसयू होते हैं। पूछा जाता भाई एक गुलाम बराबर में कितने ईएसयू होते हैं, तो कितने होते हैं 3 गुणा 10 की शक्ति
19 गुलाम होते हैं। 3 गुणा कितने होते हैं? 3 गुणा 10 की शक्ति 19 ESU कितने होते हैं भाई? 1 गुलाम बराबर कितने होते हैं? 1 गुलाम बराबर होते हैं 3 गुणा 10 की शक्ति 19 ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब पूछा जाता है भाई 1 ESU बराबर कितने गुलाम होते हैं, तो 1 ESU बराबर कितने गुलाम होते हैं? 1 ESU बराबर में कितने होते हैं? 3.33 गुणा 10 की माइनस 10 गुलाम। तो ये क्या होता है भाई? 1 ESU बराबर कितने होते हैं? 3.33 गुणा 10 की शक्ति माइनस 10 गुलाम होते हैं। फिर पूछ लिया जाता भाई 1 फैराड बराबर में कितने गुलाम होते हैं? पूछ लिया जाता भाई 1 फैराड बराबर में कितने गुलाम होते हैं? तो 1 फैराड बराबर में होते हैं 96,500 गुलाम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन से क्या है 4-5 क्वेश्चन बना दिया है भाई। ये कि ESU बराबर कितना होता है, 1 गुलाम बराबर कितना होता है, 1 फैराड बराबर कितने गुलाम होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भाई, अगला क्वेश्चन आवेश किसके द्वारा मापा जाता है? ये पूछ रहा भाई जो आवेश हमारा वो किस यंत्र के द्वारा उसको मापा जाता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा, ऑप्शन बी है एम्पियर मीटर के द्वारा, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? हमें पता है एम्पियर मीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? धारा। क्या मापते हैं? धारा। वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापते हैं? वोल्टेज। क्या मापते हैं? वोल्टेज। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा हम क्या मापते हैं? आवेश को मापते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या भाई? विद्युत दर्शी। दूसरा क्या कहते हैं हम इसको भाई? विद्युत दर्शी द्वारा इसको मापा जाता है। क्या किया जाता है? आवेश को किसके द्वारा मापा जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप या विद्युत दर्शी के द्वारा क्या मापा जाता है? इसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन भाई हमारा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम के समान है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ जाता है भाई। गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम के समान है? पहला भाई ओम का नियम है, दूसरा किरचॉफ का नियम है, तीसरा जड़त्व का नियम है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? जो गुरुत्वाकर्षण का नियम हो किस नियम के समान है? ओम के नियम के समान, किरचॉफ के नियम के समान, जड़त्व के नियम के समान, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई इनमें से कोई नहीं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए नहीं भाई हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम के समान होता है। तो किस नियम के समान होता है? तो ये कूलाम के नियम के समान होता है। किस नियम के समान होता है? कूलाम के नियम के समान होता है। किसका नियम? कूलाम का नियम। अब हम देख लेते हैं भाई कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है भाई? कूलाम का नियम क्या होता है? K बराबर F बराबर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। क्या होता है? कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर में K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 और R स्क्वायर। तो अब F क्या होता है भाई? पहले हम पढ़ लेते हैं भाई Q और Q1 और Q2 क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे आवेश। क्या होते हैं? आवेश। और ये क्या होती है? इनके बीच की दूरी। क्या होती है? बीच की दूरी। आवेशों के बीच की दूरी होती है R स्क्वायर। और K क्या होता है भाई हमारा ये? और K अब हम पढ़ते हैं भाई K का मान क्या होता है? तो K का मान क्या होता है भाई? K के दो मान होते हैं। एक तो होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। 4 पाई एप्सिलॉन। एक तो क्या होता है भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन भी क्या होती है? पेराविद्युतांक होता है। ये क्या होता है? पेराविद्युतांक। क्या होता है? पेराविद्युतांक होता है। और ये कितने प्रकार की होती है? दो। एक होती है ई नोट और एक होती है ई आर। ई नोट की वैल्यू कितनी होती है? ई नोट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की शक्ति माइनस 12 फैराड पर मीटर। और इसकी क्या होती है? एक। और ये किसके अंदर होती है? ये होती है हवा या निर्वात में। इसमें होती है हवा या निर्वात में। इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक होती है ई आर की। ई नोट की कितनी होती है? 8.85 गुणा 10 की शक्ति माइनस 12 फैराड पर मीटर।
और दूसरी के की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की शक्ति 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी होती है दूसरी के की वैल्यू होती हुई के बराबर में 9 गुणा 10 की शक्ति 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी क्या होती है दूसरी वैल्यू होती है किसकी? ये था हमारा कूलाम का नियम। और गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसा होता है हमारा? गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है F बराबर में जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो ये भाई हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम के समान है? तो कूलाम के नियम के क्या ये समान है। अगला क्वेश्चन भाई हमारा हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है प्लस के 7 क्यू और माइनस के 11 क्यू चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज क्या होगा? तो क्या भाई इसने पूछ रखा है कुल चार्ज होगा। तो कुल चार्ज हमने पढ़ा था भाई दो हमारे पास कितना है Q1 बराबर में है प्लस के 7 क्यू और दूसरा क्या भाई Q2 बराबर कितने हैं? ये दोनों प्लस के भाई क्या है? दोनों प्लस के है। दूसरा भाई हमारा प्लस के 11 क्या हुआ है। तो हमारा टोटल चार्ज क्या हो जाएगा भाई Q1 प्लस में Q2 बराबर में कितना हो जाएगा 7 प्लस में 11 बराबर में कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18 क्यू। कितना हो जाएगा 18 क्यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई ये पूछ रहा भाई गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम। क्या भाई गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल किस नियम के समान पालना करते हैं? ये पूछ रहा भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम और कूलाम का नियम किस नियम की समान की पालना करते हैं? पहला भाई गुरुत्वाकर्षण है, दूसरा व्युत्क्रम वर्ग का नियम, तीसरा ओम का नियम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा भाई किस नियम की करते हैं? व्युत्क्रम वर्ग के नियम की क्या करते हैं ये पालना करते हैं। F बराबर में क्या भाई Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर है और दूसरा भाई F बराबर में यहाँ पे क्या था यहाँ पे क्या है m g1 g2 बाय आर स्क्वायर। तो ये किसकी कर रही है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम की क्या कर रहे हैं भाई पालना कर रहे हैं। अगला भाई कौन सा विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? प्रतिस्थापित का मतलब भाई दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है अल्फा कण, ऑप्शन बी है बीटा कण, ऑप्शन सी है गामा कण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार क्वेश्चन पेपर में आ लिया भाई कौन सा विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो कौन सा कण किया जा सकता है? तो अल्फा कण क्या किया जा सकता है विस्थापित किया जा सकता है। तो कौन सा कण किया जा सकता है? अल्फा कण क्या किया जा सकता है विस्थापित किया जा सकता है। अगला भाई हमारा अगला क्या भाई अगला पूछ रखा है तत्वों का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तत्वों का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो तत्वों का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? परमाणु होता है, प्रोटॉन होता है, केंद्रक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है भाई परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तत्वों का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। अब बात होती है भाई केंद्रक में क्या होते हैं भाई? केंद्रक में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। केंद्रक में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला भाई परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? परमाणु का सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन और प्रोटॉन के बाद कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण हमारी क्या चलती है भाई? विद्युत धारा चलती है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण हमारी क्या चलती है भाई? विद्युत धारा चलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है परमाणु के केंद्रक में क्या क्या उपस्थित होते हैं?
परमाणु के केंद्रक में कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु के केंद्रक में कौन कौन होते हैं? परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है? नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है भाई, यही पढ़ लेते हैं भाई हम, परमाणु संरचना क्या होती है? क्या पढ़ लेते हैं? परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना क्या होती है? परमाणु के अंदर एक क्या होता है भाई? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? एक नाभिक होते हैं। इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई? इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाता है भाई जो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम कैसे पता करते हैं भाई हमारा कौन सा पदार्थ चालक और कौन सा कुचालक है? तो हमारा एक सूत्र है भाई 2n स्क्वायर। तो ये हमें सेल दी हुई है भाई के, एल, एम और एन, ये 4 सेल दी हुई है। तो ये n का नंबर है। n का मतलब भाई नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। तो हम क्या करते हैं भाई, इस सेल के अनुसार हम क्या करते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले लेते हैं भाई हम के का मतलब है 1, तो पहली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? हमारा सूत्र भाई 2n स्क्वायर, 2 गुणा में n का मतलब क्या है? 1 और 1 का स्क्वायर, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। फिर हमने के एल की वैल्यू कितनी है? एल बराबर कौन सी सेल है? 2, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 2 गुणा में 2 का स्क्वायर बराबर में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर हमने सेल ली एम, एम कितने नंबर पे? 3, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 का स्क्वायर है 9, 9 दूनी 18। फिर हमारी भाई एन बच गई, एन कितने नंबर पे है? 4 पे, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 4 आ गई। 4 का स्क्वायर है 16, और 16 गुणा में 2 कितने हो गए? 32। मतलब जो एल सेल है, के सेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एल के साथ 8 भरे जाएंगे, एम में कितने भरे जाएंगे? 18 भरे जाएंगे, और एन के अंदर कितने भरे जाएंगे? 32। जिस भी पदार्थ के लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, कितने? 1, 2 या 3, वो क्या है? चालक है। क्या वो? चालक है। जिसके 4 बच गए वो क्या भाई? अर्धचालक है। क्या भाई? अर्धचालक है। और जिसके 5 से लेकर 8 तक बच गए, 5 से 8, वो क्या? हमारा कुचालक है। अब जैसे हमारे पास भाई एल्यूमिनियम है, क्या भाई? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। तो अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जो पहली सेल के अंदर कितने भरे जाएंगे? 2 भरे जाएंगे। दूसरी के अंदर कितने भरे जाएंगे? 8, 8 और 2 कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। और टोटल कितने थे? 13। 13 माइनस 10 बराबर में कितने बच गए? 3 बच गए। तो ये हमारा एल्यूमिनियम क्या है? एक चालक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? पूछ रहा भाई न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है पॉजिटिव, ऑप्शन बी है नेगेटिव, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। पूछ रहा भाई न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन होता है उदासीन। क्या होता है भाई? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। पॉजिटिव किसके ऊपर होता है? प्रोटॉन पे। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और नेगेटिव किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। अब हम पढ़ लेते हैं भाई प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो हमने एक ट्रिक याद रखनी, छोटी सी, ईंट पर नाच। क्या रखना? हमने एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी, ईंट पे नाच।
ए का मतलब है इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन। और टी का मतलब भाई इसकी खोज किसने की है, जे जे थॉमसन ने। किसने की है, जे जे थॉमसन ने की है। अगली बात होती है तो इसका आवेश कितना होता है, इसका माइनस 1.62 गुणा 10 की शक्ति 19 कूलाम इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। किस पे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.62 गुणा 10 की शक्ति -19 कूलाम। अब बात आती है इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की शक्ति -31 केजी। कितना होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की शक्ति -31 केजी। कितना होता है 10 की -31 केजी, या एएमयू में पूछ लिया जाता तो कितना होता है, एएमयू बराबर में कितना होता है 0.000054 एएमयू होता है। और एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। अब बात आती है भाई नंबर 2 पे, क्या है पी, पी से क्या हो गया प्रोटॉन हो गया, आर से क्या होगा भाई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इसका क्या किया था, नामकरण किया था। क्या किया था, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और खोज इसकी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.62 गुणा 10 की शक्ति -19 कूलाम। कितना होता है 1.62 गुणा 10 की शक्ति -19 कूलाम। किसका होता है, ये प्रोटॉन को होता है। अब अगर न से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन कैसा होता है भाई, उदासीन होता है। इसके ऊपर क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। और इसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। अब पूछ लिया जाता है प्रोटॉन का द्रव्यमान है कितना होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 गुणा में 10 की शक्ति -23 केजी। कितना होता है 1.60 गुणा 10 की शक्ति -31 केजी। इसका क्या होता है भाई द्रव्यमान होता है। और प्रोटॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन का क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा भाई, किस में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है भाई, पूछ रहा भाई किस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ऋणात्मक चार्ज बॉडी में, धनात्मक चार्ज बॉडी में, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो कौन सी बॉडी में होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता कौन सी बॉडी के अंदर होगी, ऋणात्मक चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है, क्वेश्चन भाई प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी है परमाणु भार, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं परमाणु क्रमांक। किसको कहते हैं, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा है, इसका ऑप्शन क्या था हमारा भाई, परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को कहा जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है भाई, परमाणु भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणु भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु भार कहा जाता है। अभी कुछ एक दो चीजें हो रही और पढ़ लेते हैं भाई। ये देखिए हमारे टोटल क्वेश्चन। तो हमने आपको आज किसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास करवाई है, आवेश की। किसकी, आवेश की, आवेश की हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास कर ली। पहले हमने इसकी थ्योरी पढ़ी और आज हमने इसकी क्या कर ली, आवेश की
ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास कर ली है। ऐसे ही बच्चों को हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी करवाएंगे और फिर उसके बाद आपको बिल्कुल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्लास देंगे। और ये सारी क्लास आपको यूट्यूब पे क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।